Hello students, this is Sailesh. Welcome to online classes of Uma Vijayanti Public School, Badlapur, Sahapur, Jaunpur. Today we are going to start our chemistry classes of class 8, chapter 1st, matter. Today we will discuss about kinetic molecular theory of matter and law of conservation of mass. These are the topics which we have to cover in this chapter. जैसा कि आप लोग को अच्छे से याद होगा कि आप 7th में मैटर के बारे में पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर एंड हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब अच्छे से आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पर भी हम रिकॉल करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस चैप्टर में बस यही दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। यानी ऐसा कोई भी मटेरियल या सबस्टेंस जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल एयर, डस्टबिन, वुड, पोटैटो, टोमेटो, anything, pencil, pen, rubber, these all are matters। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर भी एक तरह का मैटर है, ठीक। अब देखिए कैसे ये मैटर है। मार्कर को अगर मैं अपने हैंड पर प्लेस करूं, अपने हैंड पर रखूं, ये मेरे हैंड पर, हाथ पर कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। दिस मार्कर ऑक्युपाइज सम स्पेस ऑन माय हैंड, therefore and it also has some mass, therefore it is known as matter or it is called as matter। जैसे कि इस बोर्ड पर हम इसको रख दे रहे हैं, इस मार्कर को, तो बोर्ड पर कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, ठीक, और इसके पास कुछ मास भी है, इसे हम मैटर कह देंगे। यानी ऐसे मटेरियल्स या फिर सबस्टेंस जो कि स्पेस ऑक्युपाई करे, उनके पास कुछ मास हो, उसे मैटर। जैसे ये मार्कर बोर्ड पर इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसके पास मास नहीं है, ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होंगे? मार्कर, डस्टर, स्टोन, वुड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ठीक। यानी ये सब सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। लिक्विड में यानी कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक। मिल्क, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। गैस यानी जो कुछ भी एयर में प्रेजेंट है उसे हम गैस कह सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, आर्गन, नियॉन, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। तो फिलहाल हमें ज्यादातर फोकस किस पर करना है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। अब जैसे कि मैटर की स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक। ये अपने पास 3 स्टेट्स हैं। तो सॉलिड बना किससे होगा? हमको ये पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एटम्स, ठीक। यानी मैटर किससे मिलकर बना होगा? या तो एटम से, या फिर आयन से, या फिर मॉलिक्यूल से। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, ठीक। तो क्या सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई मोशन करते हैं? अगर मोशन कर रहे होंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मोशन परफॉर्म करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जो हाई स्पीड से मोशन करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो लो स्पीड से मोशन करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। या तो ये भी कह सकते हैं मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा या स्पीड ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ke = 1/2 mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड अपॉन मास एज वेल एज वेलोसिटी। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर and also the velocity of object is higher, then the kinetic energy of that object will be higher or greater, ठीक। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे, ठीक।
तो अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड को मैं कैपिटल एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। बात करें सॉलिड की, तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। ये सब यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़ेंगे भी अच्छे से। फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने गलत कह दिया, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वेरी लेस स्पेस होता है, यानी सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत कम स्पेस, ठीक, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ये सॉलिड्स के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स सोचिए आप ऐसे, ये सॉलिड आप के पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल स्पेस बीच में बच रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे स्मॉल बच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से इनके पास ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ज्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से अपने पोजीशन पे बस ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। जब इनके पास ज्यादा डिस्टेंस है नहीं तो इनके मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन ही नहीं कर पाएंगे, यानी अपने प्लेस पे बस वाइब्रेशन कर सकते हैं, ठीक, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपने प्लेस पे, वाइब्रेट करेंगे। अगर वाइब्रेट कर रहे हैं इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। सिमिलरली यहां जाते हैं लिक्विड में। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ये सब सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, बट गैस के कंपैरिजन में उससे कम होते हैं। देखिए ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ऐसे करके ये सब किसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के। तो देखिए यहाँ पर तो सॉलिड के टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड में कुछ स्पेस है, सॉलिड से ज्यादा स्पेस है लेकिन गैस से कम होगा। अगर इनके पास स्पेस है तो ये मूव कर सकते हैं, ऐसे फ्लो कर सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक, यानी मोशन कर सकते हैं। अगर मोशन कर सकते हैं तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे अब पानी अगर यहाँ गिरा दो तो पानी यहाँ गिरेगा तो फैलते फैलते ऐसे, अगर एक ड्रॉप वाटर का यहाँ पर है वो ड्रॉप ऐसे ऐसे गिरते गिरते मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मोशन कर सकते हैं। इसी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि जो मोशन करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली होता है। अब गैस को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गैस के लिए देखते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, उनके बीच में वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है, वेरी लार्ज स्पेस होता है। इनके पास देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है। ये गैस का मॉलिक्यूल एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर सकता है, ठीक, फ्रीली मूव कर सकता है। इसके पास ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा दूर तक मूव कर सकता है, ज्यादा तेज मूव करेगा, या तो ये भी कहते हैं फास्टली मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये बनेगी कि किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जो फ्रीली मूव कर सकता है, जिसको रोकने वाला कोई ना हो, ठीक। जैसे ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल घूमना चाहता था, इधर जा रहा है तो बगल वाले से टकरा जा रहा है, इधर जा रहा है तो बगल वाले से टकरा जा रहा है, जा ही नहीं सकता, इसके पास जगह तो है ही नहीं, इससे टच में है। तो ये क्या कर रहा है, अपने ही पोजीशन पे जस्ट वाइब्रेट कर रहा है, अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत कम मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा मूव कर रहा है क्योंकि इसके पास स्पेस ज्यादा है, और गैस वाला सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, इसके पास सबसे ज्यादा इनफ स्पेस है, बल्कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, सबसे कम सॉलिड की, उससे ज्यादा लिक्विड की, सबसे ज्यादा गैस की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। अब यहां थोड़ा सा देखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर इन टर्म्स of the motion of molecule or atoms or ion in it is called the kinetic molecular theory of matter। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कोई भी मैटर है वो उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, आयंस पाए जाएंगे। अब इन्हीं एटम, मॉलिक्यूल, आयन का जो मोशन है, ठीक, जो मोशन है वही जनरेट करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को पढ़ रहे हैं, ठीक। यानी जो उनके मोशन की स्टडी है, उनकी स्टेट ऑफ मोशन की स्टडी है, वो किस थ्योरी में जाएगी,
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में जाएगी। अब कुछ पोस्टुलेट होंगे, ठीक है, इनका कुछ पोस्टुलेट होगा, उसको पढ़ते हैं। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट लिक्विड के सॉलिड के बारे में है, सेकंड पोस्टुलेट लिक्विड के बारे में है, थर्ड पोस्टुलेट गैस के बारे में। आपको 8th में टोटल 3 पोस्टुलेट को पढ़ना है। फर्स्ट फॉर सॉलिड्स या इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैसेस। तो पहले सॉलिड को देख के समझ लेते हैं अच्छे से। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यहां मैंने आपको बताया था सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। सेकंड देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जब ये एकदम टाइटली पैक है, एकदम पास पास है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी अगर ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल ना एक दूसरे को या पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ सर्टेन फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक। यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और वो फोर्स सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में। सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से वेरी क्लोज में रहते हैं, इसी वजह से इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक। थर्ड देखिए यहाँ पे, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वैल्यू। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, डेफिनिट वैल्यूम होता है। क्यों फिक्स शेप और डेफिनिट वैल्यूम होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के पास रहते हैं, बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से इसके पास शेप एंड साइज डेफिनिट होता है, ठीक। नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस। अब जो इसके पार्टिकल्स है ये अपने मेन पोजीशन पे बस वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, यानी अपने पोजीशन पे क्या करेंगे, वहीं पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वहीं पे कांपते रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। वाइब्रेटरी मोशन, अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेशन ये करते रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बना के आपको दिखाया था। लास्ट पॉइंट देखिए सॉलिड का, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसा कि स्टार्टिंग में बोले थे कि सबसे कम किसमें, काइनेटिक में, सॉरी सबसे कम किसमें, सॉलिड में, फिर उससे ज्यादा लिक्विड में, सबसे ज्यादा गैस में। क्यों इसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बस वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन से, मोशन कम कर पाते हैं, बहुत कम वाइब्रेशन खाली करते हैं अपने मेन पोजीशन पर, जिसकी वजह से इसके पास वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकेंड पोस्टुलेट किसके लिए, लिक्विड के लिए। देखिए, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। अब यहाँ पर देखिए तो जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक है, सॉलिड में टाइटली एक दूसरे से बंधे थे, एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। यहाँ पर देखिए इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, तो हम कह सकते हैं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है या जो फिर पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड है। फिर देखिए इस पॉइंट को, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन लिक्विड, ठीक है। ग्रेटर, देखिए ग्रेटर की साइज स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं, ग्रेटर, ठीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से लेस है, बट लिक्विड से, सॉरी गैस से ज्यादा है, ठीक। क्योंकि हमको ये पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। ऐसा हम कह सकते हैं यहां के लिए बस कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। फिर सुन लीजिए इस बात को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम ये बोलें कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक, और दो मॉलिक्यूल ये हैं, ऐसा कर लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ये हैं, दो मॉलिक्यूल ये हैं, तो जिसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा उसका फोर्स कम, जिसके बीच में डिस्टेंस कम उसका फोर्स ज्यादा। तो अगर हम यहाँ सॉलिड में देखें, सॉलिड में डिस्टेंस पार्टिकल के बीच में बहुत कम, इसीलिए फोर्स ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। लिक्विड में अगर देखें
तो सॉलिड से कम है बट गैस से ज्यादा है। इसी वजह से जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड में वो लिक्विड से ज्यादा होगा, बट जो गैस में वो लिक्विड से कम होगा। ये कह सकते हैं डायरेक्टली लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा है बट सॉलिड से कम है। यहाँ पर यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज फिक्स्ड वैल्यूम। लिक्विड के पास शेप फिक्स नहीं होता। कैसे शेप फिक्स नहीं होता? क्योंकि हमको ये पता है कि जो लिक्विड है अगर हम उसे किसी कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। जैसे आप लिक्विड को पहले इस ग्लास में रखेंगे, ठीक, सपोज कर लीजिए कोई ग्लास है, इस ग्लास में अगर लिक्विड को फिल कर देंगे ऐसे करके तो इस ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक, इसी सेम लिक्विड को अगर इस आप बाउल में रख देंगे इस बाउल का शेप ले लेगा। ठीक, यानी लिक्विड इस बाउल का शेप ले लेगा। यानी ये कह रहे हैं कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रख रहे हैं, जिस यूटेंसिल में रख रहे हैं, उस यूटेंसिल का शेप ले ले रहा है। देयरफॉर इट हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज फिक्स्ड वैल्यूम। वैल्यूम कैसे? अगर यहाँ लिक्विड 1 लीटर रहा होगा इस बाउल में भी 1 लीटर ही रहेगा, किसी और कंटेनर में रखेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। इसीलिए जो इसका वैल्यूम है वो फिक्स है। तो लिक्विड हैज फिक्स्ड वैल्यूम बट लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप या डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, लिक्विड जो है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। ये आप भी जानते हो। कैसे जानते हो? आपको पता होगा कि कई सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके छत पर पानी की टैंक रखी जाती है, वाटर टैंक रखी जाती है। तो क्या होता है कि अब देखिए ऊपर छत पे जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में जो लिक्विड का प्रेशर है या जो लिक्विड का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए वाटर ऊपर से नीचे आता है। ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऊपर लेवल ज्यादा है, फिर नीचे आता है लो लेवल की तरफ। ठीक, तो हमेशा जो लिक्विड होती है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करती है। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोई बॉटल है। ठीक, प्यारा सा बॉटल। मेरा डायग्राम बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ड्राइंग अच्छी है। ठीक, सपोज कर लीजिए ये कोई बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल। अब इसमें पूरा वाटर फिल है ऐसे करके। अगर इसके अंदर पूरा वाटर फिलअप है तो अगर मैं कहीं से होल कर दूं, यहां से होल कर दिया तो वाटर अब इस बॉटल से बाहर आना स्टार्ट कर देगा। रीजन क्या है बाहर आने का? रीजन यही है कि अंदर वाटर का लेवल ज्यादा था, अंदर पानी बहुत ज्यादा था, लेवल ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था। बाहर एयर में वाटर तो था ही नहीं, इसीलिए ये हायर लेवल टू लोअर लेवल आया। यहाँ पे ये लेवल क्या है? हायर, बॉटल के अंदर, बाहर यहाँ लोअर लेवल है, इसीलिए बॉटल से निकलकर वाटर बाहर आ गया। इसीलिए कह सकते हैं वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था कि वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ रहते पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। गैस में जो पार्टिकल होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक, कोई भी डायरेक्शन हो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और नेग्लिजिबल। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, लीस्ट होता है, या तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इतना कम होता है तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर इस सपोज कर लीजिए ये कोई लकड़ी है, कोई वुड है, इसको आप बर्न करेंगे तो यहाँ स्मोक निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। 5 मिनट बाद देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड गायब मतलब वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसका मतलब गैस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ठीक, तभी ना जाके एटमॉस्फेयर में वो मिल गया। और ये भी कह सकते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो नेग्लिजिबल था, क्योंकि यहाँ पर स्मोक था, कुछ टाइम बाद स्मोक कहीं चला गया, उड़ गया, या एनवायरमेंट में मिल गया, दिख नहीं रहा, तो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे नहीं थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इसीलिए पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। पार्टिकल की बजाय मॉलिक्यूल कहेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वैल्यूम। गैस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और फिक्स्ड वैल्यूम भी नहीं होता।
फिक्स शेप कैसे नहीं है? अगर आप ये सपोज करो कि घर पे सिलेंडर आता होगा आपका एलपीजी वाला, अब वो एलपीजी वाला सिलेंडर इसमें एलपीजी जो गैस आता है वो एक सिलेंडर में भरा रहता है, तो सिलेंडर का शेप लेके रखा रहता है। अगर उसी को आप किसी और कंटेनर में रखो, कोई स्क्वायर कोई क्यूबाइड वाले कंटेनर में रखोगे तो ऐसे क्यूबाइड का शेप ले लेगा। ठीक है, यानी जिस कंटेनर में आप रखोगे गैस को उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। और दूसरी बात वैल्यूम वाली बात, ठीक, तो वैल्यूम भी उसका डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वैल्यूम भी चेंज हो जाता है कि किससे के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूम भी चेंज होगी। पहले अगर वो ये इस सिलेंडर के अंदर था गैस, ठीक, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसे करके यहाँ जैसा गोला सा लगा था ना, सपोज कर लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर अगर गैस था, इसका वैल्यूम था, सिलेंडर का वैल्यूम क्या होगा, आप मैथ में इस बार पढ़ोगे, पाई आर स्क्वायर एच, इस समय इसका वैल्यूम ये था। फिर जब इसको हम इस क्यूब में रख दिए या फिर क्यूबाइड में रख दिए, इस क्यूब या क्यूबाइड का वैल्यू ले लिया, ठीक, क्यूब का वैल्यू ए क्यूब होता है, फिलहाल क्यूबाइड का वैल्यू एल इंटू बी इंटू एच होता है, तब इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि इरेज कर लेते तो गैस के पास ना तो फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स वैल्यूम होता है। वेरी लार्ज शेप बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, यानी हम कह सकते हैं गैस के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल जो हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। गैसेस हैव वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी, गैस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा है, सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड कंपैरिजन में गैस के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो आप ये पढ़ चुके हो फर्स्ट टॉपिक इसमें से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ऊपर लिखे उसे भी आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक, एक्सरसाइज भी आप करेंगे, ठीक, बुक से देखकर एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, बुक में ढेर सारे इसके लिए एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर है, ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसका एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अ फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लवोसियर, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एक फ्रेंच के केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एंटोनी लवोसियर, जिनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी जाना जाता है, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, एंटोनी लवोसियर ने दिया था। तो अगर ये कोई लॉ दिए थे तो इनका कोई स्टेटमेंट रहा होगा, वो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। ठीक, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही मीन निकलता है, यही मतलब निकलता है कि जो पूरा मास रिएक्टेंट का होगा वही पूरा मास प्रोडक्ट का होगा। ये वैलिड कब होगा, जब वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। अगर केमिकल रिएक्शन के अलावा कोई और रिएक्शन रहा, न्यूक्लियर रिएक्शन रहा, तब ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तब ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक, यानी क्या पता चला, होल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, कब, जब वो कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब। ठीक, किसके लिए, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हो और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम आपको ये समझाते हैं। तो उससे पहले कुछ आपको सिखा देना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम्पल समझ नहीं पाएंगे। किसी भी कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक कंपाउंड है H2O। ठीक, अब इस H2O का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा,
तो हमें इसमें जो इंडिविजुअल एटम है, अलग अलग एटम यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16। अगर इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो डेफिनेशन होता है मॉलिक्यूलर मास का, द sum of masses of all the atoms present in a molecule known as its molecular mass। यानी इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम कर लो तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे H2O का निकालना है तो कितने हाइड्रोजन है, तो 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाई 1, अगले एटम के पास जाएंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, यानी प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, सॉल्व करेंगे तो 18। ठीक, इसको हम ग्राम में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास 2 मॉलिक्यूल होता वाटर का तो उस पूरे वैल्यू में हम क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यानी 18 में भी हम क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता 36 ग्राम। एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक, तो अब अमोनिया का निकालना है तो नाइट्रोजन इसमें कितने, 1 नाइट्रोजन 14, अगले के पास जाएंगे तो प्लस का साइन, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, 1 हाइड्रोजन का मास 1 इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। ठीक, ऐसे आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, अब आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यानी कोई केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं और दिखाते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास है वही मास प्रोडक्ट का है। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो ये लॉ वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। अगर हमें वाटर प्रोड्यूस करना है तो क्या करें, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा, अगर बैलेंस नहीं है तो गलत हो जाएगा। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन 2। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो चुका है तो यहां से भी, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। अब यहां मास लिखते हैं, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, वेरीफाई कराते हैं 2 into, ठीक, क्योंकि ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, 2 into ब्रैकेट बना लीजिए, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 into 1 हाइड्रोजन का मास 1, ठीक, 1 हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ऑक्सीजन का मास 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 H2O, तो ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, सॉल्व करेंगे तो 2 into 2 1 सा 2 प्लस 16 2 सा 32। इस तरफ देखिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 18, इधर 32 और 4 36, इधर 18 2 सा 36 ग्राम 36 ग्राम, दोनों तरफ मास इक्वल आया है। यानी ये रिएक्शन कैसा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। एक चीज छूट गया कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको बता देते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। द स्पीसीज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट। यहां पर देखिए केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक, द स्पीसीज विच फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर हमारा प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में प्रिपेयर कर लेते हैं अमोनिया गैस को। तो व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। ठीक, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया देगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक, बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर नाइट्रोजन 2 है,
यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 कर दिया, 3 2 जा 6, यानी ये रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है। अभी मैंने बताया था रिएक्टेंट क्या होते हैं, द स्पीसीज व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। एंड द स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी हमारा अमोनिया क्या होगा, प्रोडक्ट। आई होप अब एकदम क्लियर होगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाली बात, कि किसको रिएक्टेंट बोलेंगे, किसको प्रोडक्ट बोलेंगे। या तो ये भी आप कह सकते हो जो इस एरो के टेल पे होगा, टेल के पीछे रिएक्टेंट, एरो के हेड के सामने प्रोडक्ट। इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ क्या दिखाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमको शो करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, और कौन इसमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रखिए। 2 नाइट्रोजन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14 का, प्लस 3 ब्रैकेट बना लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि ये 2 बाहर है। नाइट्रोजन 14, अगले के पास जाएंगे तो प्लस का साइन, 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 1, फाइनली सॉल्व करें, 14 2 जा 28 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 14 3 17 इज इक्वल टू 28 एंड 6 34 ग्राम, 17 टू सा 34 ग्राम। ठीक, फिर से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बल्कि मैंने ये बता दिया जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और यहीं पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। अब उस फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक, अपने बुक के हेल्प से, बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है, यानी क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद अपना नोट्स बनाओगे। उस नोट्स में क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिखेंगे। ठीक, कुछ होमवर्क यहाँ दे देते हैं HW में, आप इसको शो करिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, वैलिड कराना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, अब शो करोगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन NaOH when react with HCl means hydrochloric acid gives NaCl means common salt plus water। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट और वाटर देता है। तो यहाँ मैं कुछ मास लिख देता क्योंकि आपको मास की जरूरत पड़ेगी। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 सब ग्राम है। ठीक, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, और कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड देख लीजिए आप। सेकेंड, when CaCO3 decompose in the presence of heat, यानी जब आप CaCO3 को हीट करते हो, then it will break in calcium oxide and carbon dioxide. When calcium carbonate generally heated, it gives या इट डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी आप शो कराएंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। याद रहे, रिएक्शन को सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे। ठीक, आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा सारे रिएक्शन को। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कैल्शियम का मास 40 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, कार्बन का मास 12 ग्राम। थर्ड, when methane react with oxygen or when methane burn in the presence of oxygen, it will give carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको भी आप वेरीफाई कराइएगा। सबसे पहले बैलेंस कर लीजिएगा, ये अनबैलेंस है। कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 15 ग्राम एंड हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और फटाफट कंप्लीट करने के बाद
अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।